क्या बोल रहा है ना, सबसे पहले देखिए बिंदु ए से, एक हम कोई बिंदु बना लेते हैं, उसका नाम दे दिए ए। बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी, यानी एगो हम वृत्त बनाते हैं सर, उसका जो केंद्र है क्या है, सी है। अब बोल रहा है वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी, यानी जो ये बिंदु है ना ए और सी, इसका दूरी दिया गया 17 सेंटीमीटर, मिला देते लिख देते हैं 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है ना ए बी और ए डी युग्म स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डी है। तो देखिए दो गो हम स्पर्श रेखा बनाते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा बनाए जो कि क्या है, ए बी है, यानी ए है तो बी है, एक स्पर्श रेखा क्या हो गया, ए बी। और दूसरा स्पर्श रेखा बोल रहा है ए डी, तो एक और स्पर्श रेखा बना दिया जिसको दे दिए नाम डी, तो ए बी और ए डी। अब बोल रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये बताइए वृत्त के केंद्र से परिधि को किसी भी बिंदु को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो सर त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाइएगा तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलता है। तो देखिए यहाँ मिला दिए और यहाँ मिला दिए। अब देखिए त्रिज्या कितना दिया गया है, तो बोलिएगा 8 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ लिख दीजिए 8, यहाँ भी लिख दीजिए 8। अभी देखिए ये दोनों क्या है, ए डी और ए बी स्पर्श रेखा है। देखिए एक हम वृत्त बनाते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो हमेशा जो स्पर्श रेखा होगा ना, जो त्रिज्या होगा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री पर होगा। चाहे आप यहाँ बना लीजिए, चाहे देखिए एक वृत्त बनाए यहाँ भी स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो स्पर्श रेखा होता है ना जो त्रिज्या से कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ई वाला कोण भी 90 हो जाएगा और ई वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए इन दो को त्रिभुज बन गया, बोलिएगा सर एक त्रिभुज बन गया ए बी सी ए, और एक त्रिभुज जो बन गया कौन त्रिभुज बन गया, तो बोलिएगा सी डी ए। अच्छा ये बताइए इस त्रिभुज को अगर हम बाहर निकालते हैं, देखिए लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए, इन ट्रायंगल बी सी ए। तो देखिए बी सी ए को अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखिए कहीं क्या होता है, देखिए ये कितना कोण बन रहा है जी, तो 90। ये वाला दिया गया है 8, ये दिया गया है 17। अब आपको पता है 90 के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण है, ये 8 है, तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17, यानी कर्ण है ये 8 15 है, तो 17 है, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका एरिया अगर निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ, अब बेस इंटू हाइट, बेस 8 है, हाइट 15 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 4 60। यानी देखिए एक त्रिभुज के एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिभुज है कितना जी, तो 2 गो, तो 60 प्लस 60 करेंगे, एरिया हो जाएगा मेरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है बोल रहा है ना आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, जो कि बात सही है। देखिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, मान के चलिए कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका देखिए तीनों कोण कितना कितना होगा, तो बोलिएगा सर 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ई कोण अगर 90 है, ए है बी है, तो ई जो दोनों कोणों का योग होगा ना वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ना सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते,
समान नहीं हो सकते हैं, नहीं, गलत बात है। सभी आंतरिक कोण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो सभी आंतरिक कोण समान होता है, समकोण त्रिभुज लेते हैं तो सभी आंतरिक कोण समान नहीं होता, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन मेरा गलत है। तीसरा देखिए कह रहा है अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। देखिए अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, ये अधिक कोण त्रिभुज है तो सही बात है, अधिक से अधिक एक समकोण त्रिभुज, अधिक से अधिक एक अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। क्यों? अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है ना, उसका कोण 90 से क्या हो, बड़ा हो। अब मान के चलते हैं कि 90 प्लस थीटा है ए बी सी, तो ई जो होगा ना, ए प्लस सी होगा ना, वो हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बी बराबर कितना है, तो 90 प्लस थीटा है। ए और सी का वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, यानी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज में अधिक कोण जो होगा कितना होगा, एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए बोल रहा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, गलत बात है। हमेशा त्रिभुज में याद रखिएगा दो भुजा का जो योग होता है ना, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, चाहे आप कोई भी दो भुजा ले लीजिए, ठीक है। और दो भुजा के जो अंतर होता है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। देखिए कितना दिया गया है, 60 प्लस 64 भागा 4 ऑफ 4 ये हो गया 10 भागा 10 देखिए इसको बोल रहा हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। बोर्डमास का नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले बोर्डमास क्या होता है, बी और डी बोर्ड, ए में एस। बोर्डमास का मतलब होता है सबसे पहले हमको ब्रैकेट का सोल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमको किसको करना है, बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक को सोल्व करना है। उसके बाद होता है छोटी कोष्ठक, उसके बाद होता है मंझली कोष्ठक, उसके बाद होता है बड़ी कोष्ठक बिग ब्रैकेट, ठीक है। जब कोष्ठक को सोल्व कर लिए उसके बाद होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काम। उसके बाद सोल्व किसको करना है, भागा के, फिर गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाव के। इसी नंबर से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बार ब्रैकेट, क्या बार ब्रैकेट कहीं है रेखा कोष्ठक, तो कहिएगा सर रेखा कोष्ठक इक्वेशन में नहीं है। तो देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठ को सोल्व करते हैं। और छोटी कोष्ठ में हम आते हैं तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के बाद किसका नंबर आता है, कोष्ठ के बाद आता है ऑफ यानी का। तो देखिए 4 और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, का मन होता है गुना, तो 4 गुना 4 16, और 16 में 64 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ को, 3 दूनी कितना हो, 3 दू कितना हो गया 5, अब 5 यहाँ 10, हाँ ऑफ है, ठीक है। 5 3 दू 5, 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 हो गया। अभी देखिए इस क्या होता है ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती तो नहीं लिखा गया है जी, हाँ यहाँ यहाँ भागा है, ऑफ नहीं है भागा है, ठीक है। अच्छा
एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ 10 ऑफ में है और यहाँ 10 भागा में है, ठीक है। अब देखिए 50 आई, देखिए 3 दो 5, ये हो गया 50, 50 अब 50 और भागा 10 की जगह तो 1/5। अब देखिए 1/5 और गुना, ऑफ मैंने क्या होता है गुना, तो ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ तक हो गया। इसको देखिए -28 अब प्लस, ये देखिए 90, 90 गुना 100 कितना हो जाएगा 900। अब देखिए 64, 5 दूनी 10, 64 गुना 2 और -28 अब प्लस कितना हो गया 900, यानी 64 गुना कितना होता है 128 और -28 अब प्लस 900 बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, बोल रहा 4, 5/0 5 अंकों की ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है, y प्लस x का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 संख्या कौन कौन दे दिया है, 4, 5, 5, Z0, ठीक है। अब बोल रहा 40 से विभाज्य, विभाज्य किससे है जी, यहाँ लिख देते हैं 40 से। देखिए किससे विभाज्य है 40 से, और 40 से विभाज्य का मतलब क्या होता है ना, इसको जब हम अलग करते हैं तो एक होता है 5 और दूसरा होता है 8, यानी जो संख्या जो 5 अंक का हम लोग जो लेंगे वो 5 से विभाजित होना चाहिए और 8 से भी विभाजित होना चाहिए। और देखिए 5 से विभाज्य का मतलब होता है कि जिसका लास्ट में चाहे तो 0 हो या 5 हो, यानी जिसका लास्ट में सर 0 हो या 5 होगा ना संख्या में, वो 5 से पूरी तरह विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य का मतलब होता है, देखिए 8 क्या आता है, कहिएगा सर 2 का क्यू है, 2 का क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है 3, यानी जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो वो संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए संख्या कितना दिया गया है 4, 5/Z0। अब बोल रहा देखिए न्यूनतम बोलता ना तो हम 1 से रखना चालू करते हैं, लेकिन बोल रहा अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम बोल रहा है यानी एक अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है 9 हो सकता है। तो सबसे पहले हम 9 रखते हैं, तो देखिए y बराबर अगर 9 रखते हैं और z बराबर 9 रखते हैं तो देखिए लास्ट में तो 0 है सर, लास्ट में 0 का मतलब 5 से तो विभाज्य होगा। अब हमको चेक करना है 8 से, क्या 990 8 से विभाज्य है, तो कहिएगा नहीं सर, क्योंकि एक मरतबे 8 लगाएंगे तो बच जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 19, 8 दूनी 16 बच जाएगा 30, जो कि 30 8 से विभाज्य नहीं है, ये सर पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं दोनों में अगर हम 8 रखते हैं तो देखिए 8 8 0, अब देखिए एक मरतबे 8 एक मरतबे 8, यानी सभी 8 से विभाज्य है, यानी कहने का मतलब है सर y बराबर 8 और z बराबर भी आ गया 8, और हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू जी y प्लस z का, यानी 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, 7 पे पावर 15 प्लस 7 पे पावर 16 प्लस 7 पे पावर 17 बोल रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो देखिए सब में 7 पे पावर 15, 7 पे पावर 16, 7 पे पावर 17, अगर हम 7 पे पावर 15 ले लेते हैं तो क्या हो गया कॉमन लेते हैं तो हाँ 1 हो गया। अब देखिए 16 में से पावर 15, देखिए कॉमन में तो अब बचेगा कितना, देखिए 7 पे पावर 17, पहले यहाँ समझ लीजिए 7 पे पावर 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 15, 7 पे पावर 15 और गुना 7, कहिएगा क्यों,
क्योंकि देखिए 7 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। और आपको पता है कि अगर नीचे संख्या समान हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 पे पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 7 पे पावर 17 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 15 और गुने 7 पे पावर 2। जब नीचे संख्या समान हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो हो जाएगा 15 2 17, 7 पे पावर 17। ठीक है, तो इसी तरह से 7 पे पावर अगर हम 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया। ये बच गया 7 पे पावर 2। ठीक है, अब देखिए 7 पे पावर 15 1 प्लस ये हो गया 7 यानी 7, आई हो गया 49, यानी कितना हो गया, इसको जोड़िएगा तो 7 पे पावर 15 गुना 57। अब देखिए बोल रहा है 57 किससे विभाज्य है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए ए नंबर में दिया गया है 5। क्या 5 से 57 विभाज्य है पूरी तरह से, तो कहिएगा सर नहीं। 2 से विभाज्य है तो नहीं, 4 से विभाज्य है नहीं, 3 से विभाज्य है। 57 3 से विभाज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा 3 दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 11 दिया है। हमसे पूछ रहा है किसको वैल्यू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा या प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कहिएगा सर कॉट थीटा बराबर एक हम फार्मूला पढ़े, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, जो कि सही है। अच्छा कॉस थीटा का इन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, साइन थीटा को 1/cosec थीटा। तो देखिए ये मेन बटा है तो 1/cosec यानी 1/sec, आई कोसेक है तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। एक फार्मूला और होता है सर कोसेक थीटा अपॉन क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक और आपको बताता है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर तो कहिएगा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा के इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन का इनवर्स होता है कोसेक, यानी साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा कॉस थीटा के इनवर्स क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक यानी 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा ऊपर जाएगा तो टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर सेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा टाइन थीटा बराबर जनरली सबको याद रहता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लेकिन आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है टाइन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा बराबर सबको ध्यान रहता है कि कॉट थीटा बराबर सब जानता है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन आपको एक फार्मूला और याद रखना कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा अपॉन क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कॉट थीटा, इसको यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर, चलिए यहीं लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा की जगह पर √11 है तो √11 रख लीजिए, बराबर क्या हो गया कोसेक थीटा सेक थीटा। या देखिए एक चीज और यहाँ लिखिए, देखिए कॉट थीटा
cot थीटा बराबर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा हो गया, यही बताते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया, ऊपर में कुछ ना है तब बान, यानी हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर √11 है, सेक थीटा बराबर बान। तो देखिए अब यहाँ सोल्व करते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर √11 है, और कोसेक का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सर √11 के स्क्वायर 11 होता है, यानी 11 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर बान, बान का स्क्वायर कीजिएगा तो बान हो जाएगा, यानी माइनस बान अपॉन फिर 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस बान, यानी 11 में से एक जाएगा तो 10, 11 1 12, इसको हम लिख सकते हैं 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर बोल रहा 8/125 पे पावर 2/3 गुना 7/64 पे पावर -2/3 अब भागा 5/4 पे पावर -2। ठीक है, इसको बोला निम्नलिखित में सरल कीजिए। अच्छा ये बताइए 8/125 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 यानी 2 के क्यूब, सर लिख सकते हैं तो 2 के क्यूब। अच्छा 125 को हम लिख सकते हैं 5 के क्यूब, यानी 5 पे पावर 3। ठीक है, पावर 2/3 है तो 2/3 दे दिए गुना। अच्छा 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो देखिए 3 पे पावर 3। और 64 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 -2/3 पावर में है, अब भागा 5/4 पे पावर -2। अभी देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम सोल्व करके आपको डिटेल में दिखाएं तो ऐसे कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2/5 पे पावर कितना 3, और गुना इसमें पावर कितना दिया गया है, इसको हटाइए दीजिए 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से गुना। देखिए यहाँ लिख देते हैं 3/4 पे पावर पूरा पे पावर 3 कर देते हैं गुना -2/3, 3 से 3 कट जाएगा, भागा 5/4 पे पावर -2। अब देखिए इधर 3 से 3 कट गया तो पावर बच गया 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, अब 5 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो सर 25 होता है गुना 3। देखिए अब देखिए यहाँ माइनस में, माइनस देखिए पावर माइनस में है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा या ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4 4 16 अपॉन 3 पे पावर 2 का मतलब 9। अब देखिए इस सर भागा में है, अब पावर माइनस में है, तो इसको गुना में चेंज करेंगे ना तो पावर चेंज हो जाएगा, यानी गुना में चेंज करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। अब 5 पे पावर 2 का मतलब 25, और 4 पे पावर 2 का मतलब हो गया 16। अब देखिए काटा पीटी में चाहिए, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, मेरा सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर बोल रहा है 0.6 प्लस 0.0144 प्लस 0.4। देखिए इसको सोल्व करना है, तो देखिए 0.6 प्लस, अच्छा ये बताइए 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहेगा सर 81 का वर्गमूल होता है 9, तो यहाँ हो गया 9। अच्छा ये देखिए 2 डिजिट के बाद है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो अब कितना डिजिट के बाद दशमलव लगेगा,
तो बोलिएगा एक डिजिट यानी 0.9 हो गया, माइनस देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो अब आ जाएगा 0.12, 0.12 लिख दिए। और देखिए प्लस ये हो गया, भागा में है तो 0.4/0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखिए 0.6 प्लस 0.9, चलिए रहने दीजिए इसको। अब देखिए माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 5 हो जाएगा। 12×5 = 60 यानी 0.6 अब प्लस 4, तो देखिए 0.6 अब प्लस 0.9, आई देखिए कितना हो जाएगा 4.6/5। अब देखिए 0.6 प्लस इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया 5, तो 9×5 = 45 यानी 4.5 और माइनस 4.6, 0.6, आई देखिए माइनस हो जाएगा 0.1/5, इसको 0.6 और माइनस कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, यानी मेरा हो जाएगा 0.5 बच जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर बोल रहा है यदि दो संख्याओं का योग 340 है, उनका महत्तम संपूर्णांक यानी एचसीएफ कितना है 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है। देखिए दो संख्याओं का योग, मानते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा y है, तो कितना दिया गया है 43, 430 दिया गया है। और एचसीएफ दिया गया है, मेरा एचसीएफ कितना है 43 है। तो हमेशा अब एचसीएफ 43 है, तो हमेशा याद रखिए कि एचसीएफ नोट पॉइंट देके आप लिख लीजिए, एचसीएफ सभी संख्याओं में कॉमन होता है, यानी एचसीएफ होता है ना जो सभी संख्या में कॉमन होता है। तो जो संख्या दिया गया है 4 गो ऑप्शन, इस चारों में तो एचसीएफ कॉमन होना चाहिए। देखिए ए नंबर में कितना दिया गया है 215, 215, बी में क्या देगा ऑप्शन 86, 344, सी में कितना दिया गया है 172, 258, और डी नंबर में क्या दिया गया है 129, 301। देखिए एचसीएफ सभी संख्या में कॉमन होता है, तो देखिए तो 215 क्या 43 के मल्टीपल है, तो कहिएगा सर 5 या 15, 5 और 20 यानी मल्टीपल है। क्या 86, 83 के मल्टीपल है 43 के, तो कहिएगा सर मल्टीपल है। देखिए 344 की बात करते हैं, 8 या 24 और 8 32 और 2 34 ये भी मल्टीपल है। इसको अगर चेक करते हैं तो 43 के तो 4 या 12, 4 4 16 1 17 ये भी मल्टीपल है। इसको चेक करते हैं तो छोटी 18 और छोटो 24 1 25 ये भी मल्टीपल है। इसको चेक करते हैं तो 3 या 9, 4 या 12 ये भी मल्टीपल है। इसको चेक करते हैं तो 7 या 21, हाथ में 2 7 28 2 3, यानी सर चारों ऑप्शन 43 के मल्टीपल यानी एचसीएफ के मल्टीपल है। यानी पहला जो रूल है ना सर मेरा फेल हो गया। अब अप्लाई करते हैं सेकंड रूल। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल क्या है। अच्छा ये बताइए 215 215 का सीएफ कभी 43 होगा नहीं सर, इसका सीएफ 1 होगा, यानी पहला ऑप्शन सर मेरा बिल्कुल गलत है। अब देखिए 83 या 334 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, इसे हम डायरेक्ट भी देख लेते हैं, लेकिन चलिए आपको करके दिखा देते हैं कितना हो गया। तो देखिए इसको अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 6 24 के 4 हाथ में 2 और 8 4 32 और 2 34,
कहेगा सर ये सी एफ आ रहा है 86, लेकिन ये सी एफ तो हमको आना चाहिए था 43, यानी दूसरा नंबर भी ऑप्शन सर मेरा गलत है। चलिए तीसरा नंबर चेक करते हैं। तीसरा कितना है 172 और 258, एक मरतबे लगाइए 172, ये हो गया 6, ये हो गया 15, 8, ठीक है। यहाँ हो गया 172, दो मरतबे लगाइए 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 1 17, यानी सर इसका भी सी एफ आ रहा है 86, लेकिन हमको तो आना चाहिए 43, यानी सर सी भी गलत है। चलिए डी नंबर के चेक कर लेते हैं। डी नंबर में दिया गया है 129 और 301, 129 2 से लगाइए तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी है, और 12 दूनी 24, 1 25, ये हो गया 8 3 11 3, यहाँ हो गया 9 में से 5 गया 4, 43, 43 129 लगाइएगा तो 3 मरतबे लग जाएगा। देखिए सी एफ आ रहा है 43, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 61 24.8 गुना 625.5 गुना 0.0043। अब बोल रहा निम्न इतना कम और निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अब देखिए 4 गो ऑप्शन दिया गया, संख्या इतना है। अब देखिए सबसे पहले जब चारों ऑप्शन के आप ध्यान से देखिएगा ना, तो बोलिएगा सर जो संख्या मेरा क्वेश्चन में दिया गया है ना, वही संख्या सेम टू सेम ऑप्शन में है। तो सर फिर ऑप्शन वैरी चारों क्यों कर रहा है। तो सर पॉइंट का अंतर है, किसी में पॉइंट आगे लगा हुआ है तो किसी में पॉइंट बाद में लगा हुआ है। अच्छा संख्या में क्या डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है चेक कीजिए तो। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी सर मेरा 6 अंक के बाद पॉइंट है। क्या है 6 अंक के बाद पॉइंट है, यानी दशमलव है। ठीक है 6 अंक के बाद दशमलव है। अच्छा पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो शुरू में देखिए 2 2 4 अंक और 3 7 अंक और 3 10 अंक, यानी ए में अगर लेते हैं ना सर तो 10 अंक के बाद दशमलव है। अगर हम बी में लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो देखिए 3 यानी 4 और 2 6 2 8 अंक के बाद दशमलव है। सी ऑप्शन लेते हैं तो कितना है 3 और 3 6 अंक के बाद दशमलव है। और डी लेते हैं तो कितना है तो कहेगा सर 2 और 3 5 और 2 7 अंक के बाद दशमलव है। अच्छा हमको चाहिए था कितना अंक के बाद दशमलव, अगर संख्या सेम है तो दशमलव चाहिए था हमको 6 अंक के बाद, जो कि एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10 के। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है जी। तो बोलिएगा सर 2 या 5 से। अच्छा ये बताए 3 अंकों की ऐसी संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या क्या हो सकता है। तो कहिएगा सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, और सबसे बड़ी संख्या 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, इसी तरह से सर 999 तक हो सकता है 3 अंकों की संख्या। अच्छा ये बताइए 2 से विभाज्य का मतलब क्या होता है। तो सर सभी संख्या बड़ी संख्या उसको 2 से विभाज्य कर रहा है। तो देखिए 2 से विभाज्य अगर हम लिखते हैं विभाज्य तो क्या होगा, तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या क्या है 2 से विभाज्य है। अच्छा 5 से विभाज्य हम लेते हैं तो क्या होता है,
तो कहेगा सर 5 से विभाज्य होता है संख्या, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट, ये सब संख्या 5 से विभाज्य है। अच्छा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2 से विभाज्य और 5 से विभाज्य। तो देखिए 2 से विभाज्य को हम कितना लेते हैं, 999 बटा 2 अपा 10। 5 से विभाज्य को लिखते हैं 999 बटा 5। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है कि 2 से विभाज्य वाला संख्या 5 से विभाज्य वाला संख्या लिखें तो देखिए 10 संख्या है ना, जो 10 संख्या 10 है, वो 2 से विभाज्य है या 5 से भी विभाज्य है। तो कहिएगा सर ये तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगा, हमको तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमको तो 1 बार काउंटिंग करना है। तो क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए 999 और 2 गुना 5 बार, यानी 999 बटा 10। अच्छा सर 999 ले रहा है, इसका मतलब तो हो गया संख्या 1 से, इस पे हाँ साइड में लिख देते हैं, संख्या 1 से 999 तक हो गया सर। हमको तो पूछ रहा है सर 100 से 999 तक। तो कहा कीजिए पहले 1 से 999 तक निकाल लीजिए और उसके बाद फिर 1 से 99 तक वाला संख्या को जितना 2 और 5 से डिवाइड होगा ना उसको घटा दीजिएगा, मिल जाएगा आपको 100 से 999 तक के लिए। ठीक है, देखिए 999 में कितना संख्या 2 से विभाज्य है। तो कहेगा सर 500 रहता तो 1500 रहता, अगर ये संख्या 1000 रहता तो 500 विभाज्य होता, लेकिन 1000 से कम है, यानी कितना विभाज्य होगा, तो 999 होगा सर। उसी तरह से देखिए अगर 1000 आता तो 100 यानी 200 हो जाता, लेकिन सर ये 999 है, यानी 199 संख्या विभाज्य है। उसी तरह से 1000 रहता तो कितना विभाज्य होता था, 1000 रहता था सर 100 संख्या भी 100 को होता तो 10 से विभाज्य है, लेकिन 999 है तो यानी 99 को हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 599। 599 वह संख्या 1 से 999 तक है जो 2 से और 5 से विभाज्य है। लेकिन सर ये तो 1 से 999 तक विभाज्य है ना, लेकिन हमको तो निकालना है किससे, 100 से निकालना है। तो 1 से 99 तक चेक करते हैं तो क्या होता है, तो 99 बटा 2 और प्लस 99 बटा 5 और माइनस 99 बटा 5 दूनी 10। अच्छा 100 रहता ना सर तो 2 से विभाज्य वाला संख्या होता 50 को, लेकिन यहाँ 100 नहीं है 99 है, इसीलिए हो जाएगा 49 को। यह 100 रहता तो 20 को होता सर, लेकिन 99 है तो ये हो जाएगा 19 को, आई हो जाएगा -9 को, यानी कितना हो गया, तो कहिएगा सर 59 को। यानी 1 से 999 तक विभाज्य होने वाला संख्या 999 को है, 1 से 99 तक विभाज्य होने वाला संख्या 59 को है। 59 को इसमें घटा दीजिएगा तो बच जाएगा मेरा 540 संख्या। यानी 540 संख्या 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 2 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, मेरा डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8,951, 9,806, 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष समान हो। ठीक है, देखिए संख्या कितना दिया गया जी, 8,951। दूसरा जो संख्या दिया गया कितना दिया गया, 9,806, और तीसरा संख्या दिया गया है 11,297। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंट लीजिए। दोनों का डिफरेंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, हो गया 17, 9 8 17 855। यानी 855 ऐसा संख्या है ना कि 8,951 और 9,806 दोनों का डिवाइड कीजिएगा तो दोनों में शेष
शेष बचेगा, शेष जो बचेगा ना बराबर बचेगा, यहाँ 800 कॉमन बचेगा। अच्छा ये दोनों संख्या का डिफरेंट लीजिए तो कहिएगा सर 1 हो गया 7 में से 6 गया 1, ये हो गया 9, 9 ये हो गया 12, 8 4 12 4, ये हो गया 10, 10 में से गया 1491, यानी 1491 ऐसा संख्या है कि 9806 और 11297 दोनों का डिवाइड कीजिएगा तो बराबर शेष बचेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए ये दोनों का डिफरेंट लीजिए, ये दोनों का डिफरेंट लीजिएगा तो ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया कितना 14, 8 6 14, यानी 636, यानी 636 सर ऐसा संख्या है कि इन तीनों संख्या को डिवाइड करने पर हमको 636 से समान बचेगा, यानी तीनों संख्या के भाग दीजिएगा 636 बचेगा। लेकिन क्या ऑप्शन में 636 है तो नहीं है सर, ऑप्शन में 200 है सर, 200 कुछ है, यानी इसको 200 कुछ बनाना है तो 200 कुछ बनाना तो हम लिख देते हैं 3 गुना 3 दूनी 6 1 2, यानी 3 गुना 312, यानी 312 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक स्थिति में शेष क्या होगा समान होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया। ठीक है, देखिए 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ना 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.3125 125 125 डॉट 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 चलते जा रहा है। इसका देखिए क्या हो रहा है, इसको अगर देखिएगा तो 125 क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है, यानी बार बार आते जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3125 पे पावर बार लगा देते हैं ऊपर में, यानी बार लगा दिए। अब देखिए बार हटेगा तो 3 गो पर है ना जी, 0.3125 और 3 गो पर है तो 3 गो नीचे 9 लिख कीजिए। अच्छा जिसपे बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद है उसके लिए 0 लिखिए, तो क्या वो संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है तो कहेगा एक संख्या पर, तो एक नीचे 0 लिखिए और उस संख्या को ऊपर में घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 5 में से 3 गया 2 फिर 2 फिर 1, यानी कितना हो गया 31/22, यहाँ हो गया कितना 9990। इसको जब 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1561/49, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला 3 घड़ियां ए बी और सी क्रमशः हर 15 सेकंड 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती है, यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में वे सभी घड़ियां कितनी बार एक साथ बजेगी। सुबह 8 बजे घड़ियों की एक साथ बजने की घटना को गणना में शामिल कीजिए। देखिए 3 घड़ियां कौन कौन घड़ी है जी सर, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। कितना सेकंड में बजता है तो एक सर 15 सेकंड में बजता है, दूसरा 24 सेकंड में बजता है और तीसरा 42 सेकंड में बजता है। ठीक है, हाँ देखिए एक साथ बजने का मतलब क्या होता है, तीनों का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, एक साथ बजने का मतलब है कि तीनों से काटना चाहिए, तीन बाहर छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो और क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखिए 15 24 42 का एलसीएफ कितना, एलसीएम कितना रहा है 15 24 42 का एलसीएम, तो यहाँ देखिए 2
15, 12 और 24 के कितना हो गया 21। यहाँ देखिए 3 से लगाते हैं तो 5, 4, 7। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 24 से यानी 12 और 12 7 84, यानी कितना हो गया तो कहेगा 840 हो गया। ये किस में आया तो कहेगा सर सेकंड में आया, क्योंकि गाड़ी जो बज रहा था किस में बज रहा था सेकंड में। इसको अगर मिनट में चेंज करना तो क्या करेंगे 60 से भागा दे देंगे, 0 से 0 काट जाएगा, एक मरतबे 6 तो बच गया 2 तो 24, 24 14 मिनट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए घड़ी है जो 14 मिनट में एक बार बज रहा है, घड़ी 14 मिनट में एक बार बजेगा। अब बज रहा कहाँ से 8 बजे से सर 10 बजे तक। अच्छा ये बताइए 8 से 10 बजे तक कितना घंटा होता है तो सर 2 घंटा होता है, और 2 घंटा को हम लिख सकते हैं 120 मिनट। ठीक है। यानी देखिए 14 मिनट में एक बार तो 120 मिनट में कितना बार बचेगा। ठीक है। तो देखिए अगर 8 से लगाते हैं तो कितना आ रहा है तो 112 आ रहा है, 9 से लगाते हैं तो कितना हो रहा है 226 हो रहा है। अच्छा हमको बजाना है कितना 220 मिनट में, यानी उससे जस्ट नीचे वाला संख्या जो 14 से पूरी तरह से डिवाइड हो तो कितना हो गया 112, जो कि कितना मरतबे लगा रहा है 8 मरतबे। कहेगा सर आंसर तो 8 होना चाहिए, नहीं बोल रहा 8 को भी काउंट कर लीजिए, यानी 8 + 1 होगा यानी 9 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। अब कहेगा सर ऐसा क्यों होता है। आप सपोज देखिए आप अपना रूम से निकले 5 बजे कहीं जाने के लिए और 7 बजे किसी जगह पर पहुंच गए तो कितना समय लिए तो कहेगा सर हम 2 घंटा लिए, 5 बजे निकला और 7 बजे पहुंच गए, यानी 5 से 6 चले, 6 से 7 चले, 5 से 6 चले तो 1 घंटा हो गया, यानी 6 बजे तो 1 घंटा हुआ, 7 बजे तो 2 घंटा हुआ। यानी आप अपना समय कहाँ से काउंटिंग करना शुरू किए 5 बजे अगर आप अपना घर से निकलते हैं और 7 बजे किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो अपना समय कहाँ से काउंटिंग शुरू करना किए तो सर एक बार 6 बजा एक बार 7 बजा, यानी 5 बजे जो घर से निकले थे ना वो 5 को आप छोड़ दिए, इसीलिए आप 2 घंटे में पहुंच गए। लेकिन बोल रहा कि जो समय में निकले थे ना उसको भी काउंट कीजिए, कहेगा सर एक बार 5 एक बार 6 एक बार 7, यानी 5 बजे अपना घर से निकले और 7 बजे हम किसी स्थान पर पहुंच गए तो 3, ऐसे तो 3 संख्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहला संख्या को काउंट नहीं करते, लेकिन इसमें बोल रहा पहला को भी काउंट कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसानी से इसको समझिएगा। नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे। यदि उसने उन कंचों को 24 बच्चों और 32 बच्चों में बराबर वितरित किया होता तो उसके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे होते। लेकिन जब उसने उन कंचों को 31 बच्चे में बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचे नहीं था। आरंभ में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या, देखिए बोल रहा 15 बच्चों में, यानी अगर लिखते हैं बच्चों तो 15 को में बांटा ना सर, तो उसके बाद जो शेष कंचा बचा वो कितना बचा 2 गो बचा। वही अगर 24 और 32 बच्चा में बांटा, 24 और 32 बच्चा में बचा तो उसके बाद जो कंचों की संख्या बचा वो कितना बचा 11 और 19 बच्चा। लेकिन जब 31 बच्चा में बांटा तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा, यानी कंचा क्या हो गया 31 को में बांटने पर 0 हो गया। अब देखिए ऑप्शन देखिए तो देखिए 31 बच्चा में बांटने पर संख्या क्या हो गया 0 हो गया, यानी जितना भी ऑप्शन होगा ना सर वो 31 के जो संख्या होगा वो 31 के मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन में सबसे पहले छोटा वैल्यू लीजिए, छोटा वैल्यू कितना है 2350 यानी 3250 सर। ठीक है 3250 से इसको 23 से भागा दीजिए, 31 से डिवाइड है 31 से दीजिए तो कितना हो गया
छोतिया 18 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो नहीं लगेगा, 7 से लगाइए तो ये हो गया 7 और 7 तिया 21, ठीक है। ये हो गया 15, 8 7 15 8, ये हो गया 1 18, ये हो गया 0। अब के मरतबे लगेगा तो कहेगा 6 से तो लगेगा नहीं, 5 से तो हो गया 5 और 5 तिया 15। देखिए यहाँ हो गया 5, आई हो गया 7 7 में हो गया 25, यानी सर 25 आ रहा है, शेष 25 आ रहा है। इसमें सर अगर हम 6 जोड़ देते ना तो इस संख्या पूरी तरह से 31 से विभाज्य हो जाता। यानी कहने का मतलब है सर 30 56 रहता ना, 2356 रहता ना, तो इस संख्या 31 से विभाज्य हो जाती, क्योंकि एक विशेष नहीं बचता। तो अच्छा 2056 भी रहता तो एक विशेष नहीं बचता। इसमें अगर 31 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, पहले नीचे लिख देते हैं। 31 जोड़ते हैं तो 7 5 3 8 2 3, यानी कहने का मतलब है सर 7 5 3 8 3 2, यानी सर 3287 में रहेगा तो एक विशेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सर ये 31 का मल्टीपल है। तो देखिए ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है ना, तो कितना दिया गया है, 2350 और 2360। अच्छा ये बताइए इन दोनों का बीच में क्या है, तो कहेगा सर बिल्कुल है, 2350 से 2360 2356 के बीच में आता है। अच्छा दूसरा ऑप्शन जो बी नंबर में दिया गया है उसको देखिए तो जरा सा, 2370 माइनस कितना है, 2370 और 2380 है। ये बताइए ना तो 2356 के बीच में आ रहा है, यानी ना तो 56 के बीच में आ रहा है और ना ही 87 के बीच में आ रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सी नंबर अगर हम देखते हैं तो सी नंबर कितना दिया गया है, 2360 और 2370। सर 2360 है ना, जो ना तो छापने के बीच में आ रहा है, 56 से ज्यादा हो रहा है, 60 और 70 दोनों, और ना तो 87 के बीच में आ रहा है, 87 से दोनों कम हो रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी कितना है, 2380 और 2390। अब देखिए 2380 या 2390 का 2387 के बीच में है तो कहेगा सर ये 2387 दोनों के बीच में, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन ए भी होगा ऑप्शन डी भी होगा। तो चलिए ई रूल से तो चेंज किया सर, ई रूल से चेक किए, 31 से डिवाइड वाला चेक किए तो 2 ऑप्शन मेरा कट गया, अब 2 बच गया। अब बोल रहा है कि 15 बच्चों में अगर हम बांटते हैं तो शेष मेरा 2 बचता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखते हैं, देखिए 15 में नंबर में बांटते हैं तो शेष 2 बचता है, तो अब 15 नंबर में बांटते हैं 2356 को 15 से भाग दीजिए, तो देखिए एक मरतबे 15, ये हो गया 8, 15 5 75, ये हो गया 106, अब 15 7 75 से 105। सर यहाँ तो शेष 1 बच रहा है, लेकिन बचना तो चाहिए था 2, यानी पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर बोलो चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए चंद्रशेखर ने कितना वस्तु बेचा, सेलिंग किया, तो कहेगा सर 12 वस्तु को सेलिंग किया। कितना में सेलिंग किया 12 वस्तु को, तो कहिएगा सर 420 रुपया में। ठीक है,
अच्छा, उसको सर हानि हुआ यानी लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ तो कहेगा सर 7 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर हो गया। अच्छा, आपको पता है लॉस कब होता है? कहेगा सर लॉस जानते हैं कब होता है? जितना में मेरा सामान लिए है ना, उससे अगर कम दाम में मेरा सामान बिक गया तब मेरा लॉस होगा। अगर जितना मेरा सामान का कीमत है उससे ज्यादा में बिक गया तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा सर, यानी लॉस हो रहा है। और लॉस बराबर क्या होता है? तो कहिए सर लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और माइनस होता है सेलिंग प्राइस। अच्छा, बेच रहा कितना वस्तु? 12 वस्तु, यानी 12 वस्तु सेलिंग कर रहा। अच्छा ये बताइए, जब 12 वस्तु सेलिंग कर रहा था हम कैसे पता चलेगा कि मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? तो सर जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु बेचेगा, यानी 12 वस्तु का सर क्रय मूल्य ले लेते हैं यानी सीपी ले लेते हैं। यानी हम मानते हैं सर कि उसके पास 12 वस्तु था या 12 वस्तु को क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है। और जब 12 वस्तु था वो 12 वस्तु को सेलिंग किया ना सर, तो 7 वस्तु को क्या हो गया? लॉस हो गया, जो कि क्रय मूल्य के बराबर हो गया। अच्छा देखिए यहाँ 12 एसपी यानी 12 सेलिंग 12 यूनिट का सेलिंग प्राइस यहाँ जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 वस्तु का विक्रय मूल्य हमको दे दिया गया 420, यानी 12 की जगह पर रख लेते हैं 420 बराबर कितना हो गया? 5 सीपी। सीपी बराबर इन कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? तो कहेगा 420 बाई 5 हो जाएगा, यानी 8.40 और 520 84 हो जाएगा। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 84 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक विक्रेता एक बिक्री के दौरान 66 से ही 2/3% माल को 26% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल को 25% लाभ शेष माल के 25% भाग को 20% लाभ पर बेचा जाता है और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x की मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए 66 सही 2/3 कितना दिया गया थी? 66 सही 2/3%। इसको देखिए छोटिया 18 और 2 20 के बूंद हाथ में 2 और छोटिया 18 2 20, यानी सर 200/3 हो गया। अच्छा प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो बटा 100, यानी सर 2/3। और जो 2/3 माल है उस कितना पर बेचा गया है? 26% की लाभ पर बेचा गया, यानी 2/3 गुना कर लीजिए 26। उसके बाद बोल रहा है शेष का देखिए पहला माल अगर 3 यूनिट होगा 3 यूनिट होगा तो देखिए 3 यूनिट पर 2 यूनिट बेच लिया, यानी बचा कितना शेष? तो कहेगा सर 1/3 बचा। अच्छा 1/3 को कितना पर बेचा है? 1/3 को बेचा 20% की लाभ पर, तो लिख लीजिए 20%। अब बोल रहा है शेष माल, अब देखिए 1/3 का बेचा 20%, अब बोल रहा है शेष माल का 40% हानि पर बेचा। इसका इसका शेष का 40% कितना होगा? तो कहेगा 1/4। 1/4। अब देखिए पहले यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए थोड़ा सा। शेष माल का कितना बेच रहा है? शेष माल का कितना प्रतिशत भाग? शेष माल का 25%। 1/3 का 25% निकालिएगा तो कितना हो रहा है? तो सर 25% का मतलब होता है प्रतिशत हटेगा तो बटा 100, यानी 1/4 हो रहा है सर। 1/4 तो 1/3 गुना 1/4 यानी कितना बेच लिया? तो कहेगा सर 1/12 बेच लिया। 1/12 कितना लाभ पर बेच रहा है? 20%। अब ये बताइए 1/3 आपके पास सामान है और 1/12 बेच लिए तो बचा कितना? तो कहेगा सर हम एलसीएम लेते हैं तो होता है 12, 4 दिया 12 -1, यानी सर 3/12 यानी 1/4 सामान और बच गया। ठीक है, और लॉस में ना बेच रहा जी तो माइनस कर लीजिए 1/4। कितना प्रतिशत के हानि पर बेच रहा था? 40%, गुना कर लीजिए 40। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए 26 दूनी कितना हो गया? 52/3
अब देखिए ये कितना हो गया 520, यानी हो गया प्लस 5/3 और माइनस ये हो गया 10/40, यानी कितना हो गया 10। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो गया 3, तो ये हो गया 52, अब प्लस 5 और माइनस 10 30, यानी 52 में 5 कितना हो गया 57 माइनस 30 बटा 3, यानी कितना हो गया 27/3, यानी हो गया 9 अंश। पहला प्रोसेस तो ये है बनाने का। देखिए इसका सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, देखिए देखिए दूसरा तरीका से बना सकते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या बोलता है ना, देखिए सेकंड मेथड बोलता है, देखिए 66 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 2/3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को आगे देखिए, कह रहा क्वेश्चन को 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो कहेगा सर 12 होता है। मान के चले कि जो मेरा सामान है ना वो 12 यूनिट है, ठीक है 12 यूनिट है। अब देखिए 12 यूनिट में पहले कितना सामान बेच रहा है, तो कहेगा सर 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। इसको निकालते हैं तो 2/3 आता है। इसका 2/3 कीजिए तो 12 का 2/3 कितना होता है, तो कहेगा सर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी पहला बार सर 8 सामान बेच लिया। अच्छा ये बताइए 12 को उसके पास सामान है और 8 सामान बेच लिया, तो शेष बचा होगा कितना, तो बोलिएगा 4 सामान। उसके बाद बोला शेष सामान का 25%, यानी 4 सामान का 25%। अब 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का 1/4 यानी 1। अगला बार सर 1 सामान बेच लिया। अच्छा ये बताइए 12 सामान में पहला बार 8 को बेच लिया, दूसरा बार 1 को बेच लिया, तो अब उसके पास बचा कितना, तो बोलेगा 3 गो। और 3 गो का जो बेच रहा है 40% की हानि पर, यानी 8 सामान को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है जी, तो कहेगा सर 26%। 8 गुना 26 कर लीजिए, प्लस 1 सामान को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है 20%, और माइनस 3 सामान को 40% की हानि पर बेचा है। ठीक है, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना टोटल सामान कितना था 12, 12 गुने एक्स कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 18 नंबर बोल रहा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 1 बराबर क्या दिया गया 0 दिया। अब बोल रहा है इनमें से क्या होगा, 4 मूल, 5 मूल, 2 मूल और 3 मूल। अच्छा ये बताइए कैसा समीकरण है, तो सर कहेगा द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है सर, क्योंकि सर मैक्सिमम पावर है ना जो 2 है, इसलिए समीकरण है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो मैक्सिमम मूल हो सकता है कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर में बोल रहा साइन बीटा प्लस कोसेक बीटा। आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दिए हैं, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिएगा। सेक बीटा माइनस कॉस बीटा के स्क्वायर बराबर ए प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। देखिए अब बोल रहा है ए का मान पूछ रहा है,
तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसा समीकरण दे रहे ना तो सबसे पहले आप 45 वैल्यू डाल के चेक कीजिए। तो कहेगा सर ऐसा क्या है कि हम बीटा बराबर पहले हम 45 रखें, न 30 रखें, न 60 रखें, न 90 रखें। देखिए 45 का मतलब रखने का मेन रीजन क्या है ना, जो साइन 45 का वैल्यू होता है ना वही कॉस 45 का होता है, ठीक है। और जो टाइन 45 का वैल्यू होता है ना वही कॉट 45 का वैल्यू होता है। और जो सेक 45 का वैल्यू होता है ना वही क्या होता है, कोसेक 45 का वैल्यू होता है। जिसके वजह से क्या होता है ना, देखिए अगर सेक 45 और कोसेक 45 दोनों बराबर तो आपस में कट सकता है, तो इसीलिए 45 को हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है, जो टाइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉट 45 का वैल्यू होता है, जो सेक 45 का वैल्यू होता है, जो कोसेक 45 का वैल्यू होता है। क्योंकि आपस में काटने में बहुत आसान होता है और जल्दी सोल्व हो जाता है। अगर आप 30 रखते हैं तो साइन 30 अलग होता है, कोसेक 30 अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम 45 रख के चेक करते हैं तो देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कहेगा सर 1/√2 होता है, ठीक है। अब प्लस कोसेक 45 का वैल्यू तो बोलेगा √2, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का वैल्यू सर √2 होता है, और कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस टाइन 45 का वैल्यू 1, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, और कोट 45 का भी 1 होता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1। अभी देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब सोल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस इसको सोल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab होता है, क्योंकि माइनस है 2ab। अब देखिए यहाँ भी 2ab प्लस में है, यहाँ 2ab माइनस में, क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इतना सोल्व नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से अगर बीच में माइनस रहता, अगर बीच में माइनस रहता तो क्या होता, माइनस रहता तो ये दोनों प्लस में हो जाता, ये दोनों कट जाता, यानी अगर बीच में माइनस रहता तो क्या हो जाता 4ab हो जाता है, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना, इतना सोल्व करके एग्जाम में नहीं लाना, ठीक है। तो क्या आ गया जी हमको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना है ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 यहाँ कितना हो गया तो 2 हो गया सर। अब देखिए 2 इसका देखिए तो यहाँ एलसीएम अगर 2 लेते हैं तो 2 2 4 1 5/2 हो जाता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ ए है खाली, देखिए यहाँ ए लिखा हुआ, ए बराबर हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 बराबर ए प्लस 2 है, 2 इधर माइनस में आएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी नंबर में मेरा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन गलत है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर में डाटा मिसिंग है। बोल रहा है 200 का 18%, 200 का 18% बराबर दिया गया है x। अब हमसे पूछ रहा है x का मान, तो सबसे पहले देखिए 200 लिखिए। अब देखिए का मतलब होता है, अभी बोर्ड मास में आपको बताया है का या ऑफ, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ लगा लीजिए गुना का चिन्ह, लिख लीजिए 18,
अच्छा ये बताइए प्रतिशत में ना दिया गया है, प्रतिशत के साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100 होगा सर। अब बराबर कर लीजिए एक से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 18 दूनी 36, x बराबर 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर, 22 नंबर में बोल रहा है ना, नीचे दिए गए आकृति में ए बी पैरेलल, ए बी है, देखिए सबसे पहले नीचे दिए गए आकृति में, तो सबसे पहले आपको हम फिगर को बना लेते हैं जिससे समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, हो गया, यह ए बी डी जी सी ए, अब देखिए बोल रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी सर ये जो ए बी लाइन है ना, उस सी डी के क्या है, पैरेलल है, यानी एक दूसरे के सर ये दोनों समांतर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी सर ये भी इसका पैरेलल है, यानी हम कह सकते हैं सर कि दोनों तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, यानी समांतर है। और आगे देखिए क्वेश्चन बोला ई ए, यानी जो नीचे वाला जो ई ए लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये बताइए भैया ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और नीचे वाला लाइन ए ओ के परपेंडिकुलर, यानी किसको, तीनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि तीनों पैरेलल है। अच्छा एंगल देखिए यहाँ पर एंगल दिया गया है जी 62। अब आप पढ़े हो कि दो वो सीधी रेखा के एक तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, यानी ई वाला 62 है तो ई वाला भी कितना हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा, यानी ई वाला एंगल सर 62 है ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल ऑटोमेटिक ई वाला 62 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर ये तो देखने में हमको समकोण त्रिभुज लग रहा है, क्योंकि एक त्रिभुज अगर लेते हैं, देखिए इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, आई 90 डिग्री है, ई है, सी है, आई कितना है, जी है। अब ये बताइए ये 90 डिग्री है या ये 62 डिग्री है। अब सर अब हम तो जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो सर 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो अब एक कोण तो 90 है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सर जो बच गया दो कोण है इसका तो सर योग 90 होना चाहिए, तो ये 62 है तो कितना डिग्री हो जाता है, कहेगा सर 28 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी में दिया गया। ठीक है, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 22 था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर बोल रहा है एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या में 78 की वृद्धि होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 15% घटाया जाता है, अब घटाया जाता है उसका मतलब हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ना कि 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ रहा है ना जी, तो उसको प्लस साइन से डिनोट कर दीजिए। अच्छा प्लस और माइनस क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस होता है, अब प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 15 गुना 20 बटा 100 कर दीजिए, 20×5 = 100, अब 5 दिया 15 3, देखिए -15 + 20 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस के 5 हो जाएगा, अब माइनस के 3 यानी 2। अब हम कह सकते हैं कि जो 2% जो वृद्धि हुआ ना सर वो किसके बराबर है, तो सर प्रतिशत में तो 2 वृद्धि हुआ लेकिन संख्या में 78 की वृद्धि हो गया, यानी 2% सर 78 के बराबर है। 1% कितना हो जाएगा भैया, तो बोलिएगा 78/2। हमको तो 100% निकालना, हमको मूल निकालना, मूल का मतलब क्या होता है, मूल यानी 100% होता है, तो गुना कर लीजिए 100 से, यानी हो गया 39, टोटल हो गया 3900, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। अच्छा, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 32 दिन में। अच्छा, बी उसी काम को, जो काम ए कर रहा था ना 32 दिन में, बी 48 दिन लगा देता है कार्य में। अच्छा ये बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो सर ऐसा संख्या लीजिए ना जो दोनों में पूरी तरह से विभाजित होता है। दोनों का ले लीजिए एचसीएफ, 48 से 32 का एचसीएफ ले लेते हैं, 96 होता है। देखिए कितना हो जाएगा, 32 तिया 96 और 48 दूना 96। यानी सर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ना, तब जाकर के 32 दिन में वो 96 यूनिट काम करके खत्म कर देता है। और बी सर एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करता होगा ना, तब जाकर 48 दिन में 96 यूनिट काम कर लेता होगा। तो अच्छा दोनों का अगर हम जोड़ दें ए प्लस बी को, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो सर 3 + 2 यानी 5 यूनिट होगा। अच्छा मिल के एक साथ किया कितना दिन, एक दिन में 5 यूनिट करता, लेकिन कर रहा सर 8 दिन 7 तक काम किया, तो कितना यूनिट कर लिया, 40 यूनिट। अब ये बताइए भैया टोटल काम 96 यूनिट था, 40 यूनिट हो गया, अब बचा होगा कितना, तो बोलिएगा सर 56 यूनिट। यानी सर 56 यूनिट काम है ना जो शेष बच रहा है। अब देखिए एक कार्य छोड़कर चला जाता है, ये बोला भैया टाटा बाय बाय हमसे काम नहीं होगा। अब बोल रहा 20 शेष कार्य को 60% काम बच रहा कितना जी, 56। अब इसका 60%, 60/100 कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए बी एक दिन में करता है कितना काम, 2 काम, बटा कर लीजिए 1/2। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा। 1 0 से 1 0, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 28 दूनी 56, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, 8 × 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, 84/5। 16 पचे कितना होता है 80, 16 सही 4 कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, 16 सही 4/5 सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर बोल रहा 2 शंकु की ऊंचाई 4:3 है और उनके धाराओं की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या 1:2 है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 गो शंकु है, और शंकु कैसा होता है, तो कहिएगा सर हम बर्थडे का जो टोपी होता है ना, अगर उल्टा करके हम धर देंगे ना सर, मेरा शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो 2 गो शंकु है, 2 गो शंकु बना लिए। ठीक है, अब देखिए इसका ऊंचाई का अनुपात, तिरछी ऊंचाई नहीं, जो एग्जैक्ट ऊंचाई होता है जिसका बोल रहा है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है, तो बोलेगा ऊंचाई का अनुपात 4:3। अगर सर 4 यूनिट होगा ना, तो इसका ऊंचाई जो छोटा ऊंचाई वाला है उसका 3 यूनिट। लेकिन जो त्रिज्या के अनुपात है ना 1:2 है, लेकिन फिगर गलती बन गया। क्यों, क्योंकि देखिए इसका त्रिज्या ज्यादा हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1:2 हो गया। अब देखिए बोल रहा है ना कि आयतन पूछ रहा है, बोल रहा आयतन का अनुपात क्या होगा। अच्छा तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा 1/3 पाई। अच्छा इसको पहला फिगर है, तो इसको अगर हम r1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या, इसका r2 मान लेते हैं, इसका ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, तो इसका ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²। तो और पहला वाला के ले रहे हैं, तो r1 के स्क्वायर गुना h, यानी h1 हो जाएगा अपॉन 1/3 पाई r²। तो अभी और दूसरा फिगर कर ले रहे हैं, तो r2 के स्क्वायर गुना h2 हो जाएगा। देखिए 1/3 और 1/3 दोनों कांस्टेंट है, कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। अब देखिए r1 के स्क्वायर, r1 है कितना, तो 4, 4 के स्क्वायर 16 और 1 हो जाएगा,
अपॉन R2 है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और ऊंचाई दिया गया है 2, यानी 9 गुना 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो 8, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर बोल रहा है ना, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। अच्छा, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है जी? तो सर मूल्य में जो वृद्धि हो रहा है 85%। 85% को क्या लिख सकते हैं, 17×5 = 85 या 20×100। यानी सर अगर पहले मूल उसका 20 होगा ना, तो 17 उस पर बढ़ गया, यानी अब हो गया 37 हो गया होगा। उसके बाद बोल रहा है उसका व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च में, खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, खर्च में 48%। अब देखिए 48% को 48/100 यानी 12×4 = 48, 25×4 यानी पहले सर उसका 25 खर्च होगा ना, तो अब 12 बढ़ गया यानी 37 खर्च हो गया। और एक चीज आपको पता होगा, देखिए खर्च बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर खर्च बराबर जो होता है ना, मूल गुना खपत होता है। मूल गुना क्या होता है, खपत होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपके घर में कितना खर्च है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो मूल, यानी जो सामान ला रहे हैं उसका मूल क्या है। अगर ज्यादा मूल होगा तो आपके पास में घर में क्या होगा, ज्यादा खर्च होगा, और कम मूल का सामान होगा तो कम खर्च होगा। एक एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे देखिए अभी 40 रुपए kg सब्जी है, तो अभी जितना सब्जी अगर पहले लाते हैं, अगर पहले आप 1 kg डेली खपत करते हैं, अभी मूल्य 40 रुपया है, तो अगर अभी भी अगर सब्जी आप 1 ही kg खपत कीजिएगा तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्जी का मूल्य बढ़ गया। पहले चीज इस पर डिपेंड करता है। मान के चलिए कि पहले का मूल्य 20 रुपए kg सब्जी था, क्योंकि मूल्य में चेंज नहीं हुआ, 20 रुपए kg सब्जी है, लेकिन आपके पास जो खपत था वो बढ़ गया। पहले 1 kg खपत करते थे, अब 2 kg खपत कर रहे हैं। तब बताइए, अब खपत बढ़ गया तो खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले सर हमको 20 रुपए में काम चल जाता था, अब तो हमको 40 रुपए लगाना पड़ रहा है। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो उसका सामान का मूल्य पे और दूसरा खपत पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा खर्च बराबर क्या होता है, मूल गुना खपत होता है। तो देखिए खर्च बराबर मूल गुना खपत। अब बोल रहा है हमसे खपत के बारे में, खपत कितना कम किया जाए। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर खपत बराबर हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा खर्च अपॉन मूल हो जाएगा। खर्च अपॉन क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। अच्छा देखिए पहले खर्च कितना कर रहा था, पहले खर्च कितना कर रहा था 25, पहले खर्च कितना कर रहा था, तो देखिए पहले 25 कर रहा था, मूल कितना था 20 था, तो 25/20 अनुपात। अब जो खर्च कितना कर रहा है, तो सर 37 कर रहा है, अब मूल भी कितना है 37 है, कर जाएगा तो 1 4 5 यानी 5:4। यानी जो सर खपत था ना, पहले 5 था अब 4 हो गया, तो कमी कितना का हुआ था सर 1 यूनिट का हुआ। किस पर हुआ, 5 पर, तो 1/5 गुना 100 कर दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
27 नंबर बोल रहा ना, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 42 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तो मूलधन रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट, लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 42 है। अच्छा, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप किसी को पैसा दिए, सिर्फ पैसा पर आपको ब्याज मिल रहा है तो साधारण ब्याज हुआ। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो क्या होता है, जैसे आप पैसा दें तो पैसा पर तो ब्याज मिलवे किया, अब पीछे वाला जो ब्याजवा है ना उसका भी ब्याज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए अगर 42 मिला तो प्रत्येक वर्ष तो बराबर बराबर मिलता है, यानी 21 मिला होगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए पहला वर्ष के ब्याज, तो पहला वर्ष के तो सर पहला वर्ष में तो खाली मूलधन है, ब्याज है ही नहीं, तो ब्याज पर ब्याज उसको मिलेगा कैसे। तो पहला वर्ष के कम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। अब जैसे ही हम दूसरा वर्ष आते हैं तो साधारण ब्याज तो मिलवे करता है सर, लेकिन जो पीछे वाला पैसा के ब्याजवा है ना ओकरो ब्याज मिलता है। तो पीछे वाला ब्याजवा कितना था, 21, और जो टोटल मिला इसको एक कॉमन मिला, यानी 21 दूनी 42 और प्लस 9। अच्छा, तो 9 किस पर मिला, तो सर पीछे वाला ब्याजवा पर मिल गया, यानी 9 यूनिट बराबर 21। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर सर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 21/9, यानी कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब बोल रहा हमसे 2 वर्ष का ब्याज, 7/3 हो गया, यानी कहने का सॉरी 9, देखिए 21 पर कितना के ब्याज मिला, 9 के ब्याज मिला, तो 21 पे 9 पर 9 मिला तो 21/9। अब देखिए हो गया 3 3 9, हो गया 7 21, 3/7, यानी 7 पे सर 3 का ब्याज मिला 1 वर्ष में। अब देखिए 2 वर्ष मैंने कहा तो नीचे वाला क्या स्क्वायर कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में मेरा दिया गया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखा वजन से 46% कम है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार है, कैसा दुकानदार है जी, तो सर बेईमान दुकानदार है। अब बेईमान दुकानदार है ना, वो बोल रहा है सर कि हम जितना में लाए हैं ना उतने में बेच देंगे, यानी सर कॉस्ट प्राइस बराबर हम सेलिंग प्राइस कर देंगे, यानी जितना में लाए हैं, जितना मेरा क्रय मूल्य उतना मेरा विक्रय मूल्य देगा, भैया हम तुमसे कोई लाभ नहीं लेंगे। लेकिन वो आदमी था बेईमान। अब बेईमान रहने की वजह से क्या किया ना, मान के चलिए कि 1 केजी आप सामान लिए, सेलिंग प्राइस 1 केजी का दे दिए पैसा आप, कहे कि भाई अब तो आपको तो लगा कि 1 केजी सामान देगा, लेकिन वो बेईमान रहने की वजह से 1 केजी की जगह पर 40% कम सामान दिया, यानी सामान दिया कितना, 54%। 1000 का 54% 540 होता है, यानी कहने का मतलब उस सेलिंग करने का बात कर रहा है 1000, लेकिन एक्चुअली में सेलिंग कर रहा है कितना, 540 ग्राम। दुकानदार है बेईमान, इसको यहाँ से काट लीजिए, यानी कितना हो गया 24 से 100, यानी 46 कम दिया। 46 किस पर कम दिया, 24 पर, तो 46/54। अच्छा ये बोल रहा प्रतिशत में तो गुना कर लीजिए 100, 23 दूनी 46 और 27 दूनी 54, यानी 23/27 गुना 100। तो कहिएगा सर क्या हम 2300 को 27 से भागा देते, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलिए ऑप्शन को यूनिट डिजिट चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को लेते हैं तो 28 और 5 33 होता है, क्योंकि लास्ट में 3, लेकिन लास्ट में तो यहाँ मेरा 0 है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 7 7 49, और 49 और 10 कितना होता है 59, जो कि लास्ट में 9, लेकिन लास्ट में तो मेरा 0 है, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो 7 का 42, 48, लास्ट में आप ये भी नहीं होगा। चौथा लेते हैं तो 7 5 35 और 45, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा
85 सहित 5/27%। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 केजी है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 केजी है, अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है, तो अक्षय का औसत भार देखिए, गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन कितना है, तो 46 केजी। अच्छा ये बताइए, औसत वजन में कुल संख्या से गुना करने से हमको क्या मिलेगा, तो सर टोटल वजन मिलेगा। तो हमको निकालना है टोटल वजन, तो औसत में कुल संख्या से गुना कर दीजिए। तो 3 आदमी ना जी, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 18 के हाथ 8 में 1, 4 12, 1 13, यानी टोटल वजन सर तीनों का, गोपाल, अक्षय और अतुल का टोटल वजन 138 केजी है। उसके बाद देखिए अगला अगला बोल रहा है ना कि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है। देखिए गोपाल प्लस अक्षय, अच्छा औसत वजन कितना है, तो औसत वजन 40 है। अच्छा ये बताइए, औसत वजन में संख्या से गुना करने से हमको क्या मिलेगा, तो सर कुल वजन मिल जाएगा, यानी टोटल वजन मिल जाएगा। टोटल वजन हो गया 80 केजी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, तो बोल रहा अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन 50 केजी, कितना है जी, 45 केजी, यानी अक्षय प्लस अतुल का जो औसत वजन है कितना है, 45 केजी। अच्छा ये बताइए, औसत वजन में संख्या से गुना करने से क्या मिलता है, कुल वजन मिलता है। तो संख्या से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 90 केजी। अब ये बताइए, हमसे पूछ रहा किसका, अक्षय का। अच्छा ये बताइए, गोपाल प्लस अक्षय का औसत वजन 80 केजी है, तो गोपाल और अक्षय की जगह पर अगर हम 80 रख लेते हैं, तो अतुल के वजन कितना मिल जाएगा, तो सर इसमें से 80 घटा दीजिए, यानी अतुल का जो वजन होगा कितना होगा, तो 80 घटाते हैं तो कितना होता है, 8 आए हो गया 5, 58 केजी सर अतुल का अकेले वजन है। अच्छा जब अतुल का 58 केजी है, अक्षय प्लस अतुल का 90 केजी है, तो अक्षय का कितना हो जाएगा, तो सर 90 में से 58 घटा दीजिए, यानी सर जो अक्षय भैया है ना, उनका वजन 32 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ए में दिया गया है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।